हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में मैंने आप ग्रुप्स एबिलियन ग्रुप्स के बारे में बताया था। मैंने आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ग्रुप्स करवाए थे। मैंने फाइनाइट ग्रुप्स, इनफाइनाइट ग्रुप्स के, परम्यूटेशंस ग्रुप के बारे में बताया था। क्लीन ग्रुप के और क्वाटरनाइन ग्रुप्स के बारे में मैंने आपको बताया था। और उसके बाद सब ग्रुप्स क्या होते हैं उसके एग्जाम्पल्स बताए थे कि सब ग्रुप्स क्या होते हैं, क्वेश्चन ग्रुप क्या होते हैं आपके, उसके बारे में मैंने बताया आपको। आज जो मैं बात करूंगी, मैं सेंटर ऑफ द ग्रुप के बारे में बात करूंगी। तो आज जो है यहाँ पर कि सेंटर ऑफ द ग्रुप क्या है। तो सेंटर ऑफ द ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर ऑफ ग्रुप क्या है कि मान लीजिए कि आप इसके बारे में बात करेंगे तो ये है कि जेड is those elements belongs to this set such that xg is equal to gx for all g belongs to g। इसका मीनिंग यहाँ पर यह हो गया कि इसमें क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ जी, यानी जी के वो सारे के सारे इसके अंदर एलिमेंट्स आएंगे दैट कमिट्स विद एवरी एलिमेंट ऑफ जी, यानी जी के संग में उनका क्या होगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होती है। तो वही सारे के सारे जो ग्रुप्स के एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर आएंगे जो जी के सभी एलिमेंट्स के संग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं। तो हम उनको कहेंगे सेंटर ऑफ द ग्रुप एलिमेंट्स। इसी तरीके से इसके जो सेंटर ऑफ द ग्रुप होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। तो जेड जी हमेशा क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है जी का। तो जेड जी इज द नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी होता है। एक होता है सेंट्रलाइजर। तो सेंट्रलाइजर क्या होता है, सेंट्रलाइजर। तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए इन जी। तो यहां पर तो हम क्या करते थे, जी के सभी एलिमेंट्स के संग में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए। यहां पर केवल हमने एक एलिमेंट लिया जी का, वो ए है, जो आपकी क्या करता है, इस डेफिनेशन को सेटिस्फाइड करता है कि सी ए इज इक्वल टू जी बिलोंग्स टू जी सच दैट जी ए इज इक्वल टू ए जी। वो सारे जी के एलिमेंट्स होंगे जो इस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ए के संग में होल्ड करते हैं। तो उसको कहेंगे सेंट्रलाइजर ऑफ ए, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ जी विच कम्यूट विद ए। तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए क्या है, ये भी एक सब ग्रुप होता है जी का। तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए इज द सब ग्रुप ऑफ जी, सब ग्रुप ऑफ जी। तो आज मैं इसकी थ्योरी को आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या होता है आपका। तो देखिए, सबसे पहले मैंने बताया कि सेंटर ऑफ ग्रुप जी क्या होता है, इसको जेड जी से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, वो सारे के सारे जो एलिमेंट्स आते हैं जी के जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करते हैं, जहां पर जी क्या है, जी को बिलोंग करता है सभी जी के लिए। फिर जेड जी बताया था मैंने, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। नॉर्मल सब ग्रुप और एबिलियन ग्रुप क्या है कि यदि कोई भी ग्रुप आपका एबिलियन ग्रुप है, यदि जी कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है आपका, तो सेंट्रलाइजर जो होगा वो आपका क्या होगा, ग्रुप जी के बराबर हो जाएगा। आइडेंटिटी एलिमेंट जो होता है इज ऑलवेज द सेंटर ऑफ द क्या होता है, ग्रुप जी को बिलोंग करता है। तो सेंटर ऑफ जी जो होता है वो कभी भी एम्प्टी नहीं होता है, क्योंकि एक एलिमेंट तो इसका आइडेंटिटी जरूर होता है। फिर जी अपॉन जेड जे जो थ्योरम कहती है, ये कहती है यदि क्वेश्चन ग्रुप आपका साइक्लिक है तो जी क्या होना चाहिए, मस्ट बी एबिलियन होना चाहिए। और जी मस्ट बी एबिलियन, इसका मतलब क्या हो गया कि जी जेड जी के बराबर होगा। अब कुछ एग्जांपल्स है, मैं उसको एक्सप्लेन करती हूँ कि जैसे मान लीजिए कि ग्रुप आपका जेड प्लस का है। तो जेड प्लस का ग्रुप है, तो मैंने क्या बताया, तो एंटायर ग्रुप क्या होगा, इसका सेंटर ऑफ जी होगा। क्यों, क्योंकि ये एबिलियन ग्रुप है। और मैंने बताया था इनफाइनाइट ग्रुप है, ये एबिलियन ग्रुप है, तो ये क्या करता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। तो इसके जो सारे एलिमेंट्स होंगे सेंटर ऑफ द ग्रुप के, वो क्या होंगे, जेड के बराबर होंगे। तो एवरी एलिमेंट कम्यूट विद एवरी अदर एलिमेंट। इसी तरीके से मैंने क्या किया कि मैंने लिया आर डॉट लिया मैंने आपका, तो आर डॉट भी क्या होगा आपका, सेंटर ऑफ द ग्रुप के बराबर होगा। सिमेट्रिक ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है आपका, नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। तो जेड जी आपका S3 के बराबर तो नहीं होगा। तो सिमेट्रिक ग्रुप का जो सेंटर ऑफ द ग्रुप का एलिमेंट होगा केवल आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। इसी तरीके से आपका आता है, आपका क्वार्टर 9 ग्रुप होता है। क्वार्टर 9 ग्रुप Q8 होता है।
Q8 का जो सेंटर ऑफ द ग्रुप होगा वो होगा आपका ±1, तो ये होता है आपका Q8 का क्या है, ये कहलाएगा ZG। तो इसके अंदर दो एलिमेंट्स होंगे, एक +1 और एक -1 एलिमेंट्स होंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि IJ JI के बराबर नहीं है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं हो रही है, लेकिन 1 और -1 कमिट्स होते हैं। जैसे 1 इंटू -1 किया या -1 इंटू 1 किया तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा आपका -1 आएगा। लेकिन आपने IJ आपके K के बराबर होगा, लेकिन JI जो है वो आपका किसके बराबर होगा, -K के बराबर होगा। तो ये कमिट नहीं हो रहे हैं, तो केवल सेंटर ऑफ द ग्रुप के जो एलिमेंट्स होंगे वो +1 और -1 होंगे। अब इसमें क्या है, मैंने सेंट्रलाइजर बताया, तो इनमें डिफरेंस क्या है कि ये तो क्या कहते हैं सेट ऑफ एलिमेंट्स दैट कमिट्स विद एवरीवन इन द ग्रुप होता है। यहाँ पर सेंट्रलाइजर में क्या होता है कि कमिट क्या होता है, एक स्पेसिफिक एलिमेंट के संग में होता है। कनेक्शन क्या होता है इसके बीच में, कनेक्शन होता है कि यदि ए जी को बिलोंग करता है तो सेंट्रलाइजर का यदि इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो जेड जी के बराबर आएगा। तो सारे सेंट्रलाइजर निकाले, सब ग्रुप्स हैं उनका इंटरसेक्शन ले लिया, तो वो क्या होगा, सेंटर ऑफ द ग्रुप के बराबर होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया कि सेंटर ऑफ द ग्रुप आपका क्या होता है और सेंट्रलाइजर आपका क्या होता है। अब हम बात करते हैं सेल्फ कॉन्जुगेट की, कि सेल्फ कॉन्जुगेट आपका क्या है, कि सेल्फ कॉन्जुगेट आपको कैसे फाइंड करना। तो सेल्फ कॉन्जुगेट की हम बात करें, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है कि सब ग्रुप होता है दैट रिमेन्स अनचेंज्ड अंडर कॉन्जुगेशन बाय एनी एलिमेंट ऑफ द ग्रुप। सेल्फ कॉन्जुगेट का मीनिंग यहाँ पर क्या हो गया कि यदि ए जी को बिलोंग करता है, सेल्फ कॉन्जुगेट का मतलब हो गया कि यदि ए जी को बिलोंग करता है, इस सेल्फ कॉन्जुगेट, ये सेल्फ कॉन्जुगेट कहलाएगा। सेल्फ कॉन्जुगेट कब कहलाएगा, ये आपका ये कहलाएगा इफ एंड ओनली इफ कि सभी x लिए जाए, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू जी, तो x a x इनवर्स किसके बराबर हो जाए, a के बराबर हो जाता है, तो हम इसको कहेंगे सेल्फ कॉन्जुगेट। यानी कॉन्जुगेट क्लास ऑफ a जो है उसके अंदर केवल एक ही एलिमेंट आए a, तो वो कहलाएगा सेल्फ कॉन्जुगेट। तो ये सब ग्रुप H ऑफ G इज कॉल्ड सेल्फ कॉन्जुगेट इफ G H G इनवर्स H के बराबर होता है फॉर एवरी G बिलोंग्स टू जी। तो सच ए सब ग्रुप क्या होता है, एक नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब सेल्फ कॉन्जुगेट क्या है, जैसे Z प्लस है, तो एवरी सब ग्रुप इज सेल्फ कॉन्जुगेट बिकॉज द ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। इसी तरीके से इसका क्या होगा, हर एलिमेंट क्या होगा, एक सेल्फ कॉन्जुगेट होगा। द सब ग्रुप A3 इज सेल्फ कॉन्जुगेट इन द सिमेट्रिक ग्रुप। A3 क्या होता है, सेल्फ कॉन्जुगेट होता है सिमेट्रिक ग्रुप में। तो ये आपने पता किया कि सेल्फ कॉन्जुगेट आपका क्या होता है आपका। अब उसके बाद क्या है कि आपको मालूम है कि जो आपकी कॉन्जुगेट जो आप मैंने बताया था, सेंटर ऑफ द ग्रुप इज द सब ग्रुप ऑफ सेंट्रलाइजर इज द सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये आपका क्या हो गया, और जेड जी मैंने क्या बताया, इंटरसेक्शन ऑफ एन बताया था मैंने आपको। अब उसके बाद मैं यहाँ पर जो बात करती हूँ मैं आपको बताती हूँ, फिर है कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट आर बिलोंग्स टू जी। कॉन्जुगेसी क्लास क्या होती है कि जी जी को बिलोंग कर रहा है, तो जी आर जी इनवर्स क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ आर। तो जी आर जी इनवर्स सच दैट जी बिलोंग्स टू जी, कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ द एलिमेंट आर। अब उसके बाद देखिए, नहीं अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि सपोज मान लीजिए कि आपका क्या है यहाँ पर कि ए यदि जेड जी को बिलोंग कर रहा है, ए किसको बिलोंग कर रहा है, जेड जी। जेड जी क्या है, सेंटर ऑफ द ग्रुप है। तो अब इफ एंड ओनली इफ ये कब होगा, जब एन ए किसके बराबर हो जाए, जी के बराबर हो जाता है। इसका मतलब क्या हो गया, एन ए जी के बराबर हो जाता है। देखिए ए क्या है, जेड जी को बिलोंग करता है, जेड जी क्या है, सेंटर ऑफ द ग्रुप है, एन क्या है, सेंट्रलाइजर ऑफ द ए है। तो उन्होंने कहा है कि यदि ए जेड जी के बराबर है तो इफ एंड ओनली इफ एन ए इज जी। अब कैसे हुआ, मान लीजिए कि लेट एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, जी को बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या हो गया कि जब ये है तो एक्स ए इज इक्वल टू ए एक्स, क्योंकि ए किसको बिलोंग करता है, जेड जी को बिलोंग करता है, तो एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। और इसका मतलब क्या हो गया कि ए किसको बिलोंग कर रहा है, यहाँ पर जेड जी को बिलोंग कर रहा है, ये गिवन है आपका। इसका यहाँ से जो रिजल्ट निकला, इसका मतलब एक्स किसको बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग कर रहा है एन ए को।
यहाँ से क्लियर हो गया। x किसको बिलोंग कर रहा है, na को बिलोंग कर रहा है, और यहां से रिजल्ट निकला कि x तो g को बिलोंग करता है, तो g इज द सबसेट ऑफ na। यहां से क्लियर हो गया, g इज द सबसेट ऑफ na। और आपको मालूम है कि जो na है वो आपका सब ग्रुप है, तो na इज ऑटोमेटिकली द सबसेट ऑफ g। अब इन दोनों को यदि मैं कंबाइन कर देती हूँ, तो इन दोनों को कंबाइन में यहां पर करूंगी तो क्या आएगा कि फ्रॉम 1 एंड 2, तो यहां से रिजल्ट मिल गया कि G इज इक्वल टू Na। तो इन्होंने कहा यदि A ZG को बिलोंग करता है तो इफ एंड ओनली इफ Na इज इक्वल टू G, और मैंने इसको आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब उसके बाद नेक्स्ट है, सपोज मान लीजिए कि आपका क्या है कि मुझे क्या है, G फाइनाइट ग्रुप है और A G को बिलोंग कर रहा है, तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास क्या होंगे, तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास आपको फाइंड करनी है। नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास क्या होंगी ये आपको फाइंड करना है। तो नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लास क्या होंगी, तो इसके लिए आपको मालूम है कि G क्या है, एक फाइनाइट ग्रुप है, तो G इज ए फाइनाइट ग्रुप। तो G कैसा ग्रुप है, एक फाइनाइट ग्रुप है, और आपका A किसको बिलोंग कर रहा है, G को बिलोंग कर रहा है। देन आपका क्या होगा कि कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A इज इक्वल टू G इंडेक्स सेट है आपका Na, तो इसको लिख सकती हूँ G अपॉन Na, यहां पर लिख सकती हूँ मैं इसको। तो ये आपका ये हो गया आपका। अब यहां पर मैं एक और एग्जांपल लेती हूँ आपको। सपोज मान लीजिए कि आपका क्या दिया हुआ है कि आपको यहां पर दिया हुआ है कॉन्जुगेट क्लास आपको फाइंड करनी है, और ये क्या है कि A B किसको बिलोंग करते हैं, Z को, और M किसको बिलोंग कर रहा है, N को। अब आपने माना लेट M इज इक्वल टू 3, और यहां से A इज रिलेटेड टू B इफ एंड ओनली if 3 डिवाइड्स A माइनस B। तो इसका मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर जो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 0 आपको फाइंड करनी है, तो वो सारे के सारे Z के एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे जो कंडीशन क्या सेटिस्फाइड करे कि x कॉन्ग्रुएंट टू 0 मॉड 3। तो कौन कौन से एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे, तो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 0 निकालेंगे, तो आप देखें x इज रिलेटेड टू 0, x यानी x माइनस 0 डिवाइडेड बाय 3। तो अब Z के एलिमेंट्स निकाल लीजिए यहाँ पर। तो पहला हो गया 0, दूसरा हो गया 3, तीसरा हो गया 6, 9, इस तरीके से लिख दिया। यहाँ पर हो जाएगा -3, -6 एंड सो ऑन। तो इस तरीके से आपने कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 0 निकालना। अब सपोज मान लीजिए कि आपको निकालना है कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1। क्या निकालना है, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ 1। तो कॉन्जुगेट ऑफ क्लास ऑफ 1 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे such that x is congruent to 1 mod 3। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 3। तो कौन कौन से एलिमेंट्स आ सकते हैं यहाँ पर कि 4 में से बन गया तो आपका आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 4, यहाँ पर आ गया, फिर उसके बाद 1 आ जाएगा, 1 किया, फिर उसके बाद आप 3 ऐड करते जाइए तो ये हो जाएगा आपका 7, फिर उसके बाद यहाँ पर 7 में 3 ऐड किया तो 10। तो इस तरीके से आपका बढ़ गया, यहाँ भी आपने किया तो ये 1 आ गया। अब उसके बाद इसमें आप करिए तो ये हो जाएगा आपका -4, -3 नहीं -2, क्योंकि -2 और -1 क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल होगा। फिर इसमें आप करिए फिर ये हो जाएगा -5। तो इस तरीके से आप इसकी कॉन्जुगेट क्लास को निकाल सकते हैं। तो कॉन्जुगेट क्लास आपको निकालना इजी हो गया कि किस तरीके से आपको कॉन्जुगेट क्लास आपको निकालनी है। तो यहाँ पर जो थ्योरी बताई हुई है कॉन्जुगेट क्लास की, क्या बताई हुई है कि यहाँ पर ये है आपकी कि मैंने जो आपको बताया था कि कॉन्जुगेट सेल्फ कॉन्जुगेट क्या होता है और आपकी कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ द एलिमेंट आर क्या होता है। अब हम जो बात करेंगे वो करेंगे क्लास इक्वेशन की, कि क्लास इक्वेशन आपकी क्या होती है। तो क्लास इक्वेशन की बात करेंगे। देखिए क्लास इक्वेशन आपकी क्या है, पहले इसकी थोड़ा सा हम कॉन्सेप्ट समझा देते हैं कि क्लास इक्वेशन आपकी क्या है।
सपोज मान लीजिए द क्लास इक्वेशन, इसकी हम बात करते हैं कि क्लास इक्वेशन हमारी क्या होती है। देखिए क्लास इक्वेशन के लिए यहां पर क्या है कि कोई भी फाइनाइट सेट है, तो फॉर एनी फाइनाइट ग्रुप जी, फॉर एनी फाइनाइट ग्रुप जी आपने लिया, तो ऑर्डर ऑफ जी इज इक्वल टू सारी जितनी भी कॉन्जुगेट क्लास निकलती हैं, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए, तो ये आपने निकाली, उनका सम किया जाए तो वो क्या होगी, ऑर्डर ऑफ जी के बराबर होगा। वेयर हम क्या कहेंगे, वेयर कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इज कॉन्जुगेट क्लास ऑफ ए इन जी, इज conjugate class of A in G। यहां पर अब G क्या है, फाइनाइट ग्रुप है, और कॉन्जुगेट क्लास मान लीजिए एक कॉन्जुगेट क्लास A1 है, एक कॉन्जुगेट क्लास A2 है, तो इस तरीके से आपने कॉन्जुगेट क्लास निकाली, और A1 A2 ये सब किसको बिलोंग करते हैं, G को बिलोंग करते हैं। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू सम है तो कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A1 प्लस कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A2, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, और लास्ट की ले ली सपोज कॉन्जुगेट क्लास ऑफ A के, क्योंकि सभी का ऑर्डर फाइंड करना है आपको, तो ये हो गया कॉन्जुगेट क्लास ऑफ दिस, कॉन्जुगेट क्लास ऑफ दिस, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब उसके बाद क्या हुआ, तो G को मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो G को मैं यहां पर लिख सकती हूँ summation I is equal to 1 to k conjugate class of AI, और AI तो A1 A2 A3 और A के तक ये आपका चलिए, इस कॉल द क्लास इक्वेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं, क्लास इक्वेशन ऑफ G। तो ये जो कहलाती है वो आपकी कहलाती है क्लास इक्वेशन ऑफ G। तो इस तरीके से आप क्लास इक्वेशन ऑफ G निकाल सकते हैं। अब उसके बाद राइटिंग टेक्निक क्या होती है क्लास इक्वेशन की, आप देखिए इसकी राइटिंग टेक्निक सीखनी है, तो राइटिंग टेक्निक ऑफ क्लास इक्वेशन तो क्या है, राइटिंग टेक्निक ऑफ द क्लास इक्वेशन कि इसकी राइटिंग टेक्निक क्या है। यदि ए जेड को बिलोंग करता है, ए किसको बिलोंग करता है, जेड को, तो मैंने कहा था ए यदि जेड को बिलोंग करता है तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए या नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी के बराबर होगा, मैंने ये भी बताया था अभी आपको। देन यदि ए जेड जी को बिलोंग करता है तो सेंट्रलाइजर ऑफ ए और नॉर्मलाइजर ऑफ ए जी के बराबर होगा। अब यहाँ पर जो जी ऑर्डर ऑफ द ग्रुप जी है, तो ये हो गया 1 + 1 + 1, इसको तो 1 दिया जाएगा। ये जेड जी कॉपीज हैं, ये क्या है, ये मान लीजिए कि जेड जी कॉपीज, और इसको लगे कम किससे आई है, इन जेड जी, और इसको हम लिखते हैं राइट 1, यहां पर क्या लिखते हैं, राइट 1 प्लस, फिर उसके बाद क्या हुआ, समेशन। अब यहाँ पर ए आई जो बिलोंग नहीं करता है जेड जी को बिलोंग करता है तब तो ये लिखा जाएगा, जो जेड जी को बिलोंग नहीं करता है तो वहां होगा ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ नॉर्मलाइजर ऑफ ए आई, ये लिखा जाएगा। तो ये क्लास इक्वेशन को लिखने की एक राइटिंग टेक्निक है कि हम किस तरीके से क्लास इक्वेशन को यहाँ पर लिखते हैं। अब देखिए इसको समझिए, मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाती हूँ तो समझ में आएगा आपको कि सपोज मान लीजिए कि यहाँ पर ग्रुप है, मैं ये यहाँ क्या है, ग्रुप्स है, और यहाँ क्लास इक्वेशन है, यहाँ क्या है, क्लास इक्वेशंस। अब मुझे हर का बताना है कि मैं किस तरीके से क्लास इक्वेशन इसकी लिख सकती हूँ। देखिए ग्रुप है, ये मैंने ले लिया, ये आपका यहाँ पर ये हो गया। अब मैं एक एक को आपको क्लियर करती हूँ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने लिया, सपोज मान लीजिए कि एक साइक्लिक ग्रुप ले लिया। सबसे पहले कौन सा ग्रुप लिया, साइक्लिक।
तो साइक्लिक ग्रुप का एग्जांपल क्या है, Z4 है। और ये मालूम है कैसा ग्रुप होता है, एबिलियन ग्रुप होता है। और एबिलियन ग्रुप में क्या होता है कि जो Zg है वो G के बराबर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर जो नॉर्मलाइजर ऑफ A है वो भी G के बराबर होगा। और इसका मतलब क्या हो गया कि A किसको बिलोंग कर रहा है, Zg को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर क्योंकि इसका ऑर्डर 4 है, ऑर्डर क्या है इसका 4, तो ऑर्डर इसका क्या है, ग्रुप का 4 है। तो आपने एक ऑर्डर का कॉलम भी बना लिया। तो क्योंकि ये सारे के सारे एलिमेंट सेंटर ऑफ द ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, तो मैं इसको 4 ऑर्डर को लिख सकती हूँ 1 + 1 + 1 + 1, 1 में डिवाइड कर दिया। अब मैंने एक दूसरा ग्रुप लिया, सपोज मान लीजिए साइक्लिक ग्रुप ही है, ये मैंने पहला ले लिया। अब दूसरा मैंने ले लिया Zn, ये भी एबिलियन ग्रुप है। ये भी कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है, एडिशन मॉड्यूलो n है। तो यहाँ भी क्या होगा कि Na किसके बराबर होगा, G के बराबर होगा। इसका मतलब A किसको बिलोंग करेगा, Zg को बिलोंग करेगा। और इसका ऑर्डर कितना है, n। तो इसका ऑर्डर n है, तो मैं n को कितनी कॉपीज कर सकती हूँ, 1 + 1 + 1, और इस तरीके से बढ़ता जाएगा 1। तो कितनी कॉपीज हो गई ये हो गई n कॉपीज। कितनी कॉपीज हो गई, n कॉपीज। अब मैं एक तीसरा एग्जांपल लेती हूँ, सपोज मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर थर्ड, मैं यहाँ पर लेती हूँ, ये आपका क्या है, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है कि मैंने लिया मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूलो 4। तो ये भी एक एबिलियन ग्रुप है, आपको मालूम है ये कैसा ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है। तो सेम ये सिचुएशन होगी, यहाँ पर क्या होगा कि जो नॉर्मलाइजर ऑफ ए या सेंट्रलाइजर ऑफ ए जी के बराबर होगा। इसका मतलब ए किसको बिलोंग करेगा, Zg को बिलोंग करेगा। अब इसका ऑर्डर कितना है, इसका ऑर्डर है आपका 4। तो मैं 4 को कैसे डिवाइड कर सकती हूँ, 1 + 1 + 1 + 1 एडिशन, क्योंकि ये भी आपका क्या हो गया, एबिलियन ग्रुप है। अब मैंने एक दूसरा एग्जांपल लिया, सपोज मैंने ले लिया आपका एग्जांपल Q8। मैंने क्या लिया, Q8। अब ये Q8 जो है वो नॉन एबिलियन ग्रुप है। कैसा ग्रुप है, इसके सब ग्रुप्स तो नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, लेकिन ये कैसा ग्रुप है, नॉन एबिलियन ग्रुप है। अब ये नॉन एबिलियन ग्रुप है, तो इसका मतलब Q8 क्या और 8 क्या है, इसमें जो ऑर्डर इसका क्या है, एबिन है। तो ऑर्डर इसका क्या है, एबिन है। और जब भी ऑर्डर एबिन होता है तो Zg हमेशा 2 एलिमेंट्स रखता है। तो Zg है 2 एलिमेंट्स, और 2 एलिमेंट्स कौन कौन से थे मैंने बताया था, +-1। तो यहां पर क्या होगा कि आपने क्या किया कि यहां पर लिया आपने 8 को डिवाइड किया। तो दो तो Zg के एलिमेंट्स 1 + 1 हुए। अब बचे कितने एलिमेंट्स, क्योंकि ऑर्डर तो इसका कितना है, 8 है। तो अब बचे 6 एलिमेंट्स, और 6 एलिमेंट्स को हमने कैसे डिवाइड किया, क्योंकि प्लस माइनस आई है, तो +2 +2 +2 ij k के लिए। तो इस तरीके से आपने डिवाइड कर दिया। अब कुछ कॉन्जुगेट क्लासेस के आपके वो हैं कि यहाँ पर कि टोटल कॉन्जुगेट क्लासेस कितनी होंगी, उसको मैं क्लियर करती हूँ, और कुछ आपको इसके कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि टोटल कॉन्जुगेट क्लासेस की टोटल कॉन्जुगेट क्लासेस टोटल कॉन्जुगेट क्लासेस। सपोज मान लीजिए कि आपके पास यहां पर G जो है PQ फॉर्म में है। किस फॉर्म में, PQ। P और Q क्या है, प्राइम्स है, वेयर P Q आर प्राइम्स। ये क्या है, प्राइम्स है। और एक चीज और है कि जो P है वो Q-1 को डिवाइड करता है, यानी P डिवाइड्स Q-1, ठीक है। देन टोटल conjugate classes is P plus Q-1/P। तो टोटल कॉन्जुगेट क्लास होंगी P plus Q-1। तो इतनी तो कॉन्जुगेट क्लासेस बनेंगी। अब क्लास इक्वेशन क्या होगी यहाँ पर, एक तो कॉन्जुगेट क्लासेस हो गई। अब आपको फाइंड करनी है कि क्लास इक्वेशन इसकी क्या होगी। तो आपको देखना है कि इसकी क्लास इक्वेशन क्या होगी। तो यहां पर मैंने लिखा क्लास इक्वेशंस।
तो क्लास इक्वेशन यहां पर क्या होगी, 1 प्लस क्यू माइनस 1 बाय पी टाइम्स पी प्लस पी माइनस 1 टाइम्स क्यू। इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जब आपका ग्रुप जो है वो इस फॉर्म में दिया होता है तो आप कैसे उसको फाइंड करते हैं। अब सपोज मान लीजिए, मैं एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ इसको, कि सपोज मान लीजिए कि मेरा यहाँ पर एक ग्रुप है और वो है ऑर्डर 21 का, ठीक है। तो अब मैं ऑर्डर 21 को 3 into 7 लिख सकती हूँ। अब मैं यहाँ पर देखूंगी क्या 3 7 - 1 को डिवाइड करता है, यस करता है। तो मैं इसकी क्लास इक्वेशन लिखना चाहूंगी, तो टोटल पहले तो क्लास इक्वेशन, तो क्लास इक्वेशन में लिखना चाहूंगी तो कैसे लिखूंगी कि 1 तो ऐसे ही रहा। अब ये लिखूंगी 7 - 1 डिवाइडेड बाय 3। कितने टाइम्स लेना है, ये लेना है, ये P है और ये Q है, ये P है और ये Q है। तो कितने टाइम्स लेना है, P टाइम्स, यानी 3 टाइम्स। कितने टाइम्स लेना है, 3 टाइम्स। अब 3 - 1 टाइम्स क्या लेना है, ये इतने टाइम्स 3 लेना है और इतने टाइम्स क्या लेना है, Q कितना है मेरा 7। तो यहाँ पर मेरा क्या है 1। अब ये कितने टाइम्स लेना है कि ये 6 डिवाइडेड बाय 3 2 टाइम्स, यानी 3 + 3। और ये कितने टाइम्स लेना है, 2 टाइम्स लेना है, तो 7 + 7। तो देखिए 14 हो गया, ये 6 20 हो गया, ये 21 हो गया। तो टोटल इसका ऑर्डर आपको मिल गया। तो आप इस तरीके से बता सकते हैं कि आपकी क्या है कि क्लास इक्वेशन आपको किस तरीके से निकालनी है। अब हम आते हैं सिमेट्रिक ग्रुप पर। सपोज मान लीजिए कि मैं अब दूसरा एक एग्जांपल लेती हूँ कि मेरे पास सिमेट्रिक ग्रुप है। कैसा ग्रुप है मेरे पास, सिमेट्रिक ग्रुप। तो देखिए सिमेट्रिक जो ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप में मुझे बताना है S3 मैंने लिया, तो इसका जो ऑर्डर है वो 3 फैक्टोरियल यानी 6 एलिमेंट्स होंगे। अब डिवाइजर ऑफ 6 क्या होगा, डिवाइजर ऑफ 6 1 2 3, 3 डिवाइजर्स हो गए। तो इसकी जो क्लास इक्वेशन होगी 6 1 + 2 + 3 हो गई। अब सपोज मान लीजिए कि S4 है, तो S4 मतलब 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल मतलब 24 एलिमेंट्स हो गए। और डिवाइजर ऑफ 24 क्या होंगे आपके 1 2 3 4 6 8 12। तो अब यहां पर मैं लिखूंगी क्लास इक्वेशन, तो 24 हो गया, तो 1 प्लस, अब ये देखना है कि किस तरीके से आएंगे। तो इसको थोड़ा सा हम सिस्टमैटिक वे में कर लेते हैं कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे देखना है कि ऑर्डर 1 के डिवाइजर 24 क्या हो गया, ऑर्डर 1 के। तो ऑर्डर 1 के क्या है, क्योंकि 4 ग्रुप का है तो इसमें हो जाएगा 1 2 आइडेंटिटी आएगा 4, आइडेंटिटी ऐसे लिखते हैं। तो आपने देखा ये कितना है, आपको मालूम है कि यहाँ पर ये आपका कितना है 4 है, तो ये हो गया आपका यहाँ पर 24। आप लिखेंगे 24 अपॉन कितनी बार रिपीट हो रहा है ये आपका कि 1 1 जो आपका है साइक्लिक का वो आपका आ रहा है 4 बार, और ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। तो कितना हो गया है आपका 24, और 4 फैक्टोरियल भी आपका 24 हो गया। तो कितना आ गया इसका 1, तो 1 ऑर्डर का हो गया 1। ठीक है, अब मुझे क्या लेना है, मुझे 1 1 ऑर्डर का मिल गया। अब ऐसी सिचुएशन भी हो सकती है कि इन दोनों का कंबाइन किया जाए, तो ये क्या होगा आपका कि ये हो गया आपका 1, यानी सपोज मान लीजिए ये 1 है, और उसके बाद आपने क्या लिया, ये 1 हो गया आपका, और ये भी आपका क्या हो गया 2 हो गया, और आपने बाकी 3 को कंबाइन कर दिया, तो ये होगा आपका 3 4, ऐसे ले सकते हैं। तो ये 24 ऑर्डर का हो गया। 1 कितनी बार रिपीट हो रहा है 2 बार, और ये एक ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा 2 ऑर्डर का हो गया एक ही बार, तो इसको लिखेंगे 2 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल। तो इसको मैंने डिवाइड किया तो ये हो गया 24, और ये आ जाएगा 1 × 2 × 2 × 1, कट गया। तो कितना आ गया ये आपका, ये आ गया 6, तो इसको आपने लिख दिया 6। अब देखिए नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा और बढ़िया आगे। सपोज मान लीजिए कि चलिए मैं यही बता देती हूँ इसको
कि सपोज यहाँ पर ये मान लीजिए कि ये इस तरीके से है, इसकी क्लास इक्वेशन निकालनी है मुझे। तो पहला मेरा ये आ गया, तो मैंने क्या है एक 6 पर सर्कल बना लिया, 1 पर सर्कल बना दिया। अब दूसरा है मैं लेती हूँ, अब ये क्या लेना है मुझे कि एक 2 ऑर्डर का भी हो गया, अब 3 ऑर्डर का लेना है मुझे। तो 3 ऑर्डर का लेना है तो मैं कैसे ले सकती हूँ, 1 को मैंने अलग छोड़ दिया और ये 2 3 4, ठीक है। तो ये कितना आ गया 24, तो ऐसे ही रहा ये क्योंकि इसका ऑर्डर है ग्रुप का। और इसको लिख सकती हूँ 1 की पावर 1 और ये भी 3 की पावर 1, 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल। तो कितना आ गया ये 24 और ये 3 रहा, तो कितना हो गया 8। तो ये 8 आ गया, ठीक है। तो इसको मैंने सर्किल बना दिया। अब मुझे क्या लेना है कि मैंने ये भी ले लिया आपका। अब ऐसा भी हो सकता है 2 ऑर्डर के हों, तो यानी 1 2 और ये हो गया 3 4, ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है। तो यहाँ पर 24 है, 2 ऑर्डर के 2 है, तो 2 फैक्टोरियल हो गया। तो 24 और ये हो गया 4 इंटू 2, तो कितना आ गया 3 आ गया, तो 3 ले लिया। तो आपने देखा एक 1 ऑर्डर के हो गए आपके, 2 ऑर्डर के ये 2 केसेस बन गए आपके, 3 ऑर्डर का ये एक ही केस बनेगा। और उसके बाद आप ले सकते हैं यहाँ पर 3 हो गई आपके और ये 6 हो गए। अब आपने 4 ऑर्डर का लिया तो 1 2 3 4 ऑर्डर का है, तो ये होगा 24 और ये हो गया 4 की पावर 1 1, तो कितना आ गया 6 आ गया ये आपका। तो अब मैं यदि 24 को डिवाइड करूं, साइज का क्लास इक्वेशन बनाऊं, तो क्या बनेगी मेरी, एक तो 1 है, दूसरा 6 है, तीसरा 8 है, प्लस 3 है, प्लस 6 है। अब मैं ऐड करती हूँ तो 9 हो गया, ये 10 हो गया, 18 हो गया, 20 24। तो इस तरीके से मैं क्लास इक्वेशन मेरी फॉर्म हो जाती है सिमेट्रिक ग्रुप में। अब मैं एक और एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करती हूँ सिमेट्रिक ग्रुप का भी। मान लीजिए कि मेरे पास S5 है, तो इसका ऑर्डर कितना हो गया 5 फैक्टोरियल, यानी कितना आ गया 120। अब मुझे इसकी क्या फॉर्म करनी है, क्लास इक्वेशन बनानी है। क्या बनानी है, क्लास इक्वेशन क्या होगी इसकी, मुझे फॉर्म करनी है क्लास इक्वेशन। तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर ऑर्डर बनाऊंगी। तो ये मैं ऑर्डर क्या है किस तरीके से बनाऊंगी यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर सबसे पहले 1 ऑर्डर के आपके 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ 120 और एक ऑर्डर के कितने बन रहे हैं 5 ग्रुप है, 5 फैक्टोरियल हो गया, तो इज इक्वल टू 1, तो 1 आ गया। फिर मैंने दूसरा क्या लिया, मैंने 1 2 ये सिंबल्स है 3 और 4 और 5 को कंबाइन कर दिया। तो अब मेरा यहाँ पर ऑर्डर क्या बना 120, 1 ऑर्डर के तो बने 3 ग्रुप और 2 ऑर्डर का बना एक ही ग्रुप। तो कितना आ गया ये 120 डिवाइडेड बाय 2, ये किया आपने, और 3 फैक्टोरियल ये हो गया यानी 6, तो कितना हो गया ये आपका, ये 12, तो ये बन गए आपके 10 ग्रुप, ठीक है। उसके बाद मैं तीसरा जो केस लेती हूँ कि 1 तो ऐसे ही रहा, 2 ऑर्डर का ये भी बन सकता है 2 3 और 4 5, इस तरीके से भी हो सकता है। तो 120 और आपको मालूम है एक ऑर्डर का एक ही है, 2 ऑर्डर के 2 आए, तो ये 2 फैक्टोरियल होगा, तो ये हो जाएगा 120 और ये हो जाएगा 4 इंटू 2, तो ये आपका कितना हो गया 30 और 2 डिवाइड किया तो 15, तो कितना बन गया ये 15, तो ये 15 ग्रुप्स है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया कि यहाँ पर ये कर लिया आपने। उसके बाद आप ले सकते हैं यहाँ पर 2 ऑर्डर का हो गया क्योंकि आपने इसका देखा। उसके बाद आप यहाँ पर ले सकते हैं कि कंबाइन कर सकते हैं इसको 3 का, तो ए क्या है 1 2 3 और ये हो गया आपका, यहाँ पर लेंगे 1 2 3 और यहाँ पर आपने ले लिया 4 5, ठीक है। तो ये बन जाएगा आपका 120 और ये 3 ऑर्डर का एक ही बना, 2 ऑर्डर का एक ही बना, तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो कितना आ गया ये 120 और ये हो गया आपका 6, तो ये आ गया आपका 20, आपने यहाँ पर 20 निकाल दिया। उसके बाद आपने क्या किया 4 का लिया, तो 1 2 3 4 और 5 को अलग छोड़ दिया, तो ये क्या होगा कि 120 और 4 ऑर्डर का तो एक ही है और 1 ऑर्डर का एक ही है, तो 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, तो कितना आया ये 120 डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया आपका 30, ठीक है। अब आपने क्या किया 1 2 3 4 5 ऑर्डर का ले लिया, 5 ऑर्डर का कितना आएगा ये 120, 5 की पावर 1
और 1, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 24 आ गया। अब आप यहाँ पर देखिए कि 120 की जो क्लास इक्वेशन लिखेंगे, पहला 1 ऑर्डर का है, दूसरा 10 है, तीसरा 15 है, चौथा आपका कितना 20 है। अब 20 कितनी बार आ सकता है, 20 आपका आ सकता है क्योंकि आपको मालूम है 1 2 3 4 5 ले सकते हो, या 2 3 4 ऐसे ही 5 ले सकते हो। तो आपके कितने 3 बार रोटेशन हो सकता है ये आपका, तो +20 इस तरीके से किया तो 3 बार ये हो गया आपका रोटेशन, फिर +30 और +24। तो इस तरीके से जब इसका सम करोगे तो किसके बराबर आ जाएगा, 120 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से सिमेट्रिक ग्रुप की क्लास इक्वेशन को भी आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब हम आते हैं ऑल्टरनेटिंग ग्रुप के बारे में कि ऑल्टरनेटिंग ग्रुप में हम क्लास इक्वेशन कैसे निकालते हैं। देखिए एक ऑल्टरनेटिंग ग्रुप का भी हम एग्जांपल बताते हैं। ऑल्टरनेटिंग ग्रुप में सबसे पहला मैंने एग्जांपल लिया A3। तो A3 में 3 क्या है, ये एबिलियन ग्रुप है, मालूम है आपको अच्छी तरीके से। ये कैसा ग्रुप है, एबिलियन, क्योंकि S3 से बनता है और S3 का कितना हो गया 3 फैक्टोरियल यानी 6, और A3 में कितने हो जाएंगे 6/2 यानी कितना हो गया आपका 3। और जब आप इसका क्वेश्चन ग्रुप का ऑर्डर निकालोगे, इंडेक्स निकालोगे, तो डिवाइड किया तो 2 आ गया, तो वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा, तो वो एबिलियन ग्रुप होगा। तो एबिलियन ग्रुप है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो Na है वो A3 के बराबर होगा, यानी A किसको बिलोंग करेगा, A बिलोंग करेगा G को। तो G क्या है A3, तो इसका मतलब 3 को मैं डिवाइड कर सकती हूँ 1 + 1 + 1 में डिवाइड कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैं इसको निकाल सकती हूँ। तो आपने यहाँ पर देखा कि क्लास इक्वेशन को हम किस तरीके से फाइंड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि क्लास इक्वेशन हम किस तरीके से निकालते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर देखें कि इन्होंने जो थ्योरी बताई हुई है क्लास इक्वेशन की उसको समझते हैं। तो इन्होंने कहा है कि क्लास इक्वेशन ऑर्डर ऑफ द ग्रुप एज द सम ऑफ द साइज ऑफ द कॉन्जुगेसी क्लासेस। सेंटर ऑफ द ग्रुप बताया मैंने आपको, सेंट्रलाइजर मैंने आपको बताया, इसका मीनिंग बता दिया मैंने, और मैंने एक एग्जांपल लेकर बता दिया, और क्लास इक्वेशन के बारे में मैंने बता दिया कि सिमेट्रिक ग्रुप की क्लास इक्वेशन किस तरीके से होती है। अब लास्ट टॉपिक है मेरा यहाँ पर डिहाइड्रल ग्रुप, कि डिहाइड्रल ग्रुप मेरा क्या होता है। देखिए डिहाइड्रल ग्रुप जो है उसको समझिए थोड़ा सा, तो ये आपके ग्रुप्स काफी हो जाएंगे। कि डिहाइड्रल ग्रुप मेरा क्या होता है, तो उसके बारे में आप समझिए। देखिए डिहाइड्रल ग्रुप में जो आपका है ये आपका होता है ग्रुप ऑफ ऑल सिमेट्रीज ऑफ द रेगुलर पॉलीगन, यानी इसमें रोटेशनल सिमेट्रीज भी आती हैं और इसमें आपकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री भी आती है। तो डिहाइड्रल ग्रुप में क्या होता है, आपकी रोटेशनल और रिफ्लेक्शन दोनों तरह की आपकी सिमेट्री इसमें एग्जिस्ट करती है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि डिहाइड्रल ग्रुप में यहाँ पर ये देखिए कि इसके जो एलिमेंट्स, इसको हम Dn से डिनोट करते हैं, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हो गई रोटेशनल सिमेट्री हो गई R² और Rn-1 और D2n से भी इसको डिनोट किया जाता है। और ये क्या है इसमें, और रिफ्लेक्शन सिमेट्री हो गई आपकी S, फिर होंगी क्या हो जाएगी SR, फिर SR², और इस तरीके से चलता जाएगा तो SR⁻n-1। तो इस तरीके से, तो इसमें रोटेशन सिमेट्री का मतलब हो गया कि आपने क्या किया 160 डिग्री 360 डिग्री डिवाइडेड बाय n कर दिया, और रिफ्लेक्शन सिमेट्री को आपने s से डिनोट किया। और रिलेशन क्या होता है कि Rn जो होता है वो E के बराबर होता है, और S² आपका क्या होता है E के बराबर होता है, S क्या होता है आपका R−1 के बराबर होता है। तो ये आपको मैंने बताया कि आपका डिहाइड्रल ग्रुप है। डिहाइड्रल ग्रुप में क्या होता है, उसका ऑर्डर क्या होगा 2n के बराबर होगा, क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट्स जो होते हैं वो कितने होते हैं 2n एलिमेंट्स होते हैं। डिहाइड्रल ग्रुप में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कितने होते हैं 2n एलिमेंट्स होते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर मैं इसकी थोड़ी सी और थ्योरी बताती हूँ आपको कि डिहाइड्रल ग्रुप के लिए मैंने क्या बताया, डिहाइड्रल ग्रुप को मैं Dn से डिनोट करती हूँ या D2n से डिनोट कर सकती हूँ। और इसके अंदर मैंने क्या बताया कि रोटेशनल सिमेट्री R², R⁻n-1, S ले लीजिए या F ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो एफ ले लिया मैंने, आर एफ ले लिया मैंने, आर स्क्वायर एफ ले लिया, और इस तरीके से आर की पावर n माइनस 1 एफ ले लिया मैंने। ठीक है, अब इसमें क्या है कि इसके जो एलिमेंट्स को मैं इस तरीके से भी लिख सकती हूँ कि डी एन इज इक्वल टू, ये क्या होगा, आर स्क्वायर आर क्यूब, और इस तरीके से बड़ा आर की पावर n माइनस 1, और आर एन इज इक्वल टू ई। और यहां पर क्या हुआ, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू ई, और यहां पर थोड़ा किया तो आर एफ, ये होगा आपका आर स्क्वायर एफ, ये होगा आर क्यू एफ, और ये जाएगा आर एन माइनस 1 एफ, इस तरीके से। तो इसका जो ऑर्डर हुआ D2n का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर 2n होते हैं। और दूसरी बात, f का जो ऑर्डर है, यह आपका आर एफ का ऑर्डर है, यह आपका आर स्क्वायर एफ का ऑर्डर है, यह आपका आर की पावर n माइनस 1 एफ का ऑर्डर है। वो कितना होता है, 2n होता है। डिहाइड्रल ग्रुप क्या होता है, एक नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, नॉन एबिलियन ग्रुप होता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये आपका नॉन एबिलियन ग्रुप किसके लिए होगा, फॉर ऑल n इज ग्रेटर इक्वल टू 3 के लिए। तो ये नॉन एबिलियन ग्रुप हो गया आपका। तो उसके बाद क्या है कि जो आर एफ है वो किसके बराबर है, 2 के बराबर है। सिंस आपको मालूम है कि एफ स्क्वायर किसके बराबर है, ई के बराबर है, तो यहां से एफ किसके बराबर हो गया, एफ इनवर्स के बराबर हो गया। तो यहां पर मैं लिख सकती हूँ आर एफ का ऑर्डर 2 है, तो वो किसके बराबर होगा, ई के बराबर होगा। और इसको मैं लिख सकती हूँ कि आर एफ इंटू आर एफ, तो यहां से आर एफ इंटू आर एफ ई के बराबर आ गया। इसको थोड़ा सा मैं और सॉल्व करती हूँ, तो मैं इसको लिख सकती हूँ आर एफ इंटू आर एफ इज इक्वल टू ई। तो यहां पर हो गया ये आर एफ और ये आर एफ इनवर्स इज इक्वल टू ई आर एफ इनवर्स। तो यहां से क्या आ गया, ये आ गया आर एफ इज इक्वल टू आर एफ इनवर्स। अब मैं करूंगी तो एफ इनवर्स आर इनवर्स, ये आ गया मेरा। अब मुझे मालूम है ये तो आर एफ तो ऐसे ही रहेगा, और एफ इनवर्स मुझे मालूम था एफ किसके बराबर था, एफ इनवर्स के बराबर था। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एफ आर इनवर्स। तो एक ये रिलेशन आपको मिल जाता है इसमें। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपका क्या है कि जो आर है, आर ये आपका साइक्लिक ग्रुप कहलाता है, और इसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आर स्क्वायर और आर की पावर n माइनस 1 और आर एन इज इक्वल टू ई। तो ये आपका साइक्लिक ग्रुप है, ये सबसेट है डीएन का, साइक्लिक सब ग्रुप कहलाएगा ऑफ ऑर्डर n। अब इसका इंडेक्स देखा जाए तो इंडेक्स क्या होगा, इंडेक्स इसका चेक करते हैं। तो इंडेक्स यहाँ पर जो होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन डिहाइड्रल ग्रुप अपॉन आर एन के अंदर कितने एलिमेंट्स है वो देखना है। तो ये तो 2n है और ये n है, तो इंडेक्स आ गया 2, इसलिए ये नॉर्मल सब ग्रुप भी हो गया आपका। अब उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन डीएन क्या होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2 इन डीएन, ये आपको पता करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके अंदर कितने होंगे। तो डीएन में देखें नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2, जब n आपका ऑड हो या n आपका इवन। जब n आपका ऑड होता है तो n होंगे और इवन है तो n प्लस 1 होगा। क्यों, देखिए n ऑड है तो आपको क्या मिलेगा, एफ आर स्क्वायर एफ और आर एन माइनस 1 एफ, n एलिमेंट्स हो गए। यहां पर एक एलिमेंट्स बढ़ जाता है, एफ आर स्क्वायर एफ और आर एन माइनस 1 एफ तो हो गया, लेकिन एक आर की पावर n बाय 2 एलिमेंट्स आपका क्या हो जाता है, यहाँ पर बढ़ जाता है। अब यहाँ पर मान लीजिए कि ऑर्डर 2 के आपको फाइंड करना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी इन डीएन, क्या फाइंड करना है कि नंबर ऑफ, यहाँ पर फाइंड करने हैं नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर डी
इन Dn, और D बस 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, तो वो क्या होता है, वो होता है आपका 5D। ऐसे फाइंड कर सकते हैं। और आपको नंबर ऑफ सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स, इसके अंदर Dn के अंदर नंबर ऑफ सब ग्रुप्स फाइंड करने हैं, तो नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Dn क्या होगा कि आपका होगा ये तो नंबर ऑफ टॉइन प्लस डिवाइजर का सम, तो वो हो जाता है सिग्मा। सारे डिवाइडर्स जो हैं इनके उसका सम कर दिया जाए तो वो आपका, और इसके सब ग्रुप्स को ऐड कर दिया जाए तो वो आपको मिल जाता है नंबर ऑफ सब ग्रुप्स ऑफ Dn। तो इस तरीके से मैंने आज आपको डिहाइड्रल ग्रुप बताया, क्लास इक्वेशन के बारे में बताया, सेंटर ऑफ द ग्रुप के बारे में बताया, सेंट्रलाइजर के बारे में मैंने बताया, और इस तरीके से कॉन्जुगेसी क्लासेस के बारे में बताया। तो इसको आप ध्यान से देखिए, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको होमोमोर्फिज्म के बारे में बताएंगे। थैंक यू सो मच।